नमस्कार मित्रों, मैं हूं उमेश चतुर्वेदी। जैसा कि आपके सम्मुख मैं समसामयिक और राजनीतिक विषयों पर चर्चा लेकर के उपस्थित होता हूं, तो एक बार फिर से एक नई राजनीतिक विषय पर चर्चा के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूं। मित्रों, आजकल आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने पुराने रंग में दिख रहे हैं। और पुराना रंग क्या? बयान का पुराना रंग। मुख्यमंत्री बनने से पहले वो बड़े आक्रामक बयान देते रहे हैं और हिंदुत्व के प्रखर पैरोकार के रूप में जाने जाते रहे हैं। वैसे भी वो भले भारतीय जनता पार्टी में हैं, लेकिन उनकी राजनीतिक पारी की शुरुआत जिस गुरु महंत अवैधनाथ के सानिध्य में शुरू हुई, गोरखनाथ पीठ गोरखपुर के वो महंत थे अवैधनाथ जी। वो हिंदू महासभा के बैनर तले काम करते थे। यह बात और है कि योगी आदित्यनाथ जी भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और सदा से ही भारतीय जनता पार्टी के ही सांसद रहे हैं और अभी विधायक हैं, मुख्यमंत्री हैं। योगी आदित्यनाथ जी एक बार फिर हिंदुत्व की उसी धारा में चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, तैरते हुए दिखाई दे रहे हैं जिस धारा के लिए वो जाने जाते थे। अभी हाल ही में उन्होंने ताजनगरी आगरा में एक बयान दिया। वीर दुर्गादास राठौर बड़े ऐतिहासिक व्यक्ति रहे हैं, बड़े वीर रहे हैं। वीर दुर्गादास राठौर के प्रतिमा के अनावरण के मौके पर उन्होंने जो कहा वो गौर करने लायक है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बांटोगे तो कटोगे। एक तरह से इस बयान के जरिए उन्होंने हिंदू समाज को चेतावनी दी कि अगर आप बंटोगे तो आपके साथ अन्याय होगा, अत्याचार होगा। और वो कौन करेंगे? वो बाहरी लोग करेंगे, गैर हिंदुत्ववादी शक्तियाँ या हिंदू विरोधी शक्तियाँ। उन्होंने इसके लिए बांग्लादेश का उदाहरण दिया, जहाँ शेख हसीना की सत्ता जाने के बाद हिंदुओं का उत्पीड़न शुरू हुआ। उसको लेकर के भले विश्वव्यापी प्रतिक्रियाएं हुई, बांग्लादेश का हिंदू भी संगठित हुआ, लेकिन उत्पीड़न तो हुआ, परेशान किया गया, और सिर्फ इसलिए कि वो वहाँ अल्पसंख्यक हैं। उसी का हवाला देते हुए योगी आदित्यनाथ ने ये बयान दिया। ये पहला मौका नहीं है जो उन्होंने ऐसा कुछ कहा है, इसके पहले भी ऐसे कई बयान दे चुके हैं वो। और भारत में एक रवायत है कि मुख्यमंत्री या किसी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति से लोग ये और इस तरह के बयान सुनना एक तरह से स्वीकार नहीं करते, और ख़ासतौर पर जो हमारा आज का बौद्धिक वर्ग है जिसमें खास धारा का वर्चस्व है। तो जाहिर है कि इसकी आलोचना होनी थी, हुई भी, लेकिन उन आलोचनाओं की योगी आदित्यनाथ ने कोई परवाह नहीं की और वो अपनी बयानबाजी पर कायम रहे और वो अपना बात पर कायम रहे। एक चीज़ ध्यान में रखने की है कि योगी आदित्यनाथ ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसको समझने की भी ज़रूरत है। आप जानते हैं कि नीतीश कुमार बिहार में जब कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के साथ सरकार चला रहे थे तो उन्होंने जाति जनगणना कराई। और ये जाति जनगणना का फार्मूला किसका है? कांग्रेस के नेता राहुल गांधी का, अखिलेश यादव का जो समाजवादी पार्टी के प्रमुख हैं, और लालू यादव, तेजस्वी यादव का जो राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख हैं। समाजवादी आंदोलन ने लोहिया की अगुवाई में एक दौर में नारा दिया था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। कुछ इसी तरह की बातें बाद के दौर में, बल्कि थोड़ी और ज़्यादा आक्रामक बातें बहुजन समाज पार्टी ने की, जब उसने नारा दिया था, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार।
और फिर इसका असर भी हुआ। ये जो राजनीतिक ताकतें हैं और ख़ासतौर पर समाजवादी ताकतें हैं, वो पिछड़ों के इर्द गिर्द सिमटी और पिछड़ों की नुमाइंदगी करती नजर आई। तो गैर सवर्ण जातियों के खिलाफ लामबंदी करने की कोशिश में दलित समुदाय को संगठित करने में, विशेषकर उत्तर प्रदेश में, बहुजन समाज पार्टी कायम रही। ये अलग बात है कि इसके जरिए बहुजन समाज पार्टी को अपने दम पर जब बहुमत नहीं मिल पाया तो 2006-07 के आसपास उन्होंने नए सिरे से नया नारा गढ़ा और वो सबका साथ सबका विकास की तर्ज पर था कि ब्रह्मा विष्णु महेश है, हाथी नहीं गणेश है। हाथी जो है वो एक तरह से जो बहुजन समाज पार्टी का चुनाव चिन्ह है उसको आगे रख करके ये कहा गया कि मतलब ब्रह्मा मतलब ब्राह्मण, विष्णु महेश का मतलब सारी जातियां मिल करके ही आगे बढ़ सकती हैं, देश को आगे बढ़ा सकती हैं। और इसका फ़ायदा भी मिला। 2007 में बहुजन समाज पार्टी अपने दम पर उत्तर प्रदेश में बहुमत वाली सत्ता हासिल करने में कामयाब रही। तो इस पर देखने के बजाय ये देखना चाहिए हमें कि आखिर योगी आदित्यनाथ माफ़ कीजिएगा, आखिर योगी आदित्यनाथ ऐसा बयान क्यों दे रहे हैं। योगी आदित्यनाथ इसलिए ये बयान दे रहे हैं कि उन्हें लग रहा है कि जातिवादी राजनीति की काट खोजने के लिए कहीं न कहीं से एक शुरुआत करनी होगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो एक तरह से भारतीय जनता पार्टी का मूल केंद्र है, ऐसा माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का नाभिनाल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा हुआ है। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी हिंदुत्व की बात तो करता है, लेकिन वो बंटे हुए बिखरे हुए हिंदुत्व की बात नहीं करता है, वो सबको साथ लाने की बात करता है। हालांकि उस पर यह आरोप चस्पा कर दिया गया, थोप दिया गया कि वो सिर्फ सवर्णों की बात करता है, जबकि पिछले 10-11 साल के नरेंद्र मोदी के शासनकाल में आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर जो सवर्णवाद का आरोप थोपा जाता रहा है वो कहीं नज़र नहीं आता है। और तो और मतलब बल्कि जो भारत का अल्पसंख्यक समुदाय है उसके साथ भी तालमेल करने की कोशिश दिखती है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जैसे नारे इसी संदर्भ में गढ़े गए, लेकिन उसका जो राजनीतिक आउटकम होना चाहिए, जो फायदा होना चाहिए, वो भारतीय जनता पार्टी को नहीं दिख रहा है। तो इसके बावजूद आप देखेंगे, बल्कि इसके उलट देखेंगे कि जाति की राजनीति, आरक्षण की राजनीति ये और बढ़ती जा रही है। और आरक्षण की राजनीति तो इतनी तीखी है कि अगर उसका विरोध किसी ने किया तो समझो कि उसको अलग तरह से किनारे करने की कोशिश की जाएगी, और हो सकता है ये कोशिश सफल भी रहे, कई बार सफल हुई भी है। इसलिए आप देखेंगे कि आरक्षण का विरोध करने की हैसियत किसी भी राजनीतिक दल में नहीं दिख रही है। जिनका एजेंडा है आरक्षण का वो तो खैर उसकी बात करेंगे ही, कर भी रहे हैं, लेकिन जो समतामूलक समाज की बात करते रहे हैं वो इसके खिलाफ हमेशा दिखने की कोशिश करते रहे। अब वो भी या तो इसके समर्थक हो गए हैं या उन्होंने चुप्पी साध ली है। लेकिन इसका कोई अंत तो होगा, तो इसके अंत के लिए कहीं ना कहीं तो आपको शुरुआत करनी होगी। मुझे ऐसा लगता है कि जातिवादी राजनीति का, राजनीतिक प्रक्रिया का योगी आदित्यनाथ ने अपने तहीं जवाब देने की कोशिश की है, और इसीलिए वो बांग्लादेश का उदाहरण देकर के हिंदुत्ववादी शक्तियों को कम पूरे हिंदू समाज को चेता रहे हैं कि अगर बंटवारा हुआ तो फिर आप पर हमले होंगे। और हम पर हमले का मतलब होता है, बहुसंख्यक पर हमले का मतलब होता है राष्ट्र पर हमला है, क्योंकि मूल चीज़ राष्ट्र है। और राष्ट्र पर अगर हमला हुआ तो जैसा कि आप अतीत में देख चुके हैं कि तमाम तरह की विदेशी शक्तियां अपने अपने ढंग से भारत पर सैकड़ों साल तक अलग अलग हिस्सों में, कभी बहुत ज़्यादा हिस्से में, कभी बहुत छोटे हिस्से में शासन करती रही। तो योगी आदित्यनाथ ने एक तरह से
विभाजनकारी राजनीति जो जाति और आरक्षण के नाम पर सामाजिक बंटवारा चाहती है, जातिवादी राजनीति को बढ़ावा दे रही हैं, उनको एक तरह से एक समन्वित चुनौती देने की कोशिश की है समन्वय के विचार से। ठीक है कि उनका लहजा थोड़ा आक्रामक रहता है, ठीक है कि उनकी भाषा थोड़ी आक्रामक रहती है, लेकिन वो संदेश बहुत बड़ा और बहुत गहरा देने की कोशिश कर रहे हैं। ये सच है कि भारत में जब संविधान बना तो इसकी कोशिश ये थी कि भारत में आज़ादी के बाद ऐसा समाज विकसित हो जिसमें कोई ऊंच नीच, कोई छोटा बड़ा, कोई अमीर गरीब या जातिवाद जाति पात की बात न हो। आरक्षण के बाद आप देखेंगे और ख़ासतौर पर मंडल कमीशन के बाद जाति की जो राजनीति है और जाति की जो सोच है और गहरी हुई है। और ये बड़ा कंट्राडिक्शन है, बड़ा मतलब इसको समाजशास्त्रियों को समझना चाहिए कि समाज में तो जाति कम हो रही है। खास तौर पर देखिए जिस तरह से सामाजिक सीमाओं को, जातिवादी सीमाओं को तोड़ते हुए शादियां विवाह हो रहे हैं। पहले तो जाति से बाहर रोटी और बेटी का संबंध तक नहीं होता था, तो वो तो हो रहा है। तो इस स्तर पर जाति टूट रही है, जातियां विशृंखलित हो रही हैं। लेकिन जैसे ही राजनीति और नौकरी की बात आती है, जैसे ही चुनाव आता है, जातियां जागृत हो उठती हैं और हर जाति का नेता इसी कोशिश में जुट जाता है कि उसकी जाति उसको अपना नेता मान ले और जो जाति जितनी बड़ी है उसके हिसाब से वो नुमाइंदगी चाहता है जनतांत्रिक प्रक्रिया में, जनतांत्रिक व्यवस्था में। तो उसका असर ये हो रहा है कि जातियां अपने अपने खांचे में और ज़्यादा मजबूत हो रही हैं। तो लोहिया चाहते थे आरक्षण के जरिए पिछड़े और दलित वर्ग को बराबरी पर ला करके जातिवाद तोड़ना, लेकिन वो संभव नहीं हुआ। और उसी राजनीति की ये चरम पराकाष्ठा है, क्योंकि जाति और आरक्षण की राजनीति हो रही है। कांशीराम मुझसे थोड़ा सा आगे बढ़े थे, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक। वो कहते थे कि अगर सत्ता बहुजन को मिल जाएगी, मतलब दलित समाज को मिल जाएगी, कमज़ोर वर्ग को मिल जाएगी, तो वो बराबरी पर आ जाएगा। तो देश में कई बार कई राज्यों में दलित और बहुजन को और पिछड़ों को सत्ता मिलती रही, पिछड़ेवादी दलों को सत्ता मिलती रही, फिर भी बराबरी नहीं आई, बल्कि उल्टा और विभाजन बढ़ रहा है। और इस विभाजन का असर ये दिखता है कि समाज में लोग आपस में लड़ रहे हैं। और ख़ासतौर पर जब नौकरी की बात आती है, सरकारी नौकरियों की बात आती है और राजनीति की बात आती है, और सबसे दिलचस्प ये है कि ग्राम स्वराज के कल्पना को साकार करने के लिए जो पंचायती राज संशोधन, संविधान संशोधन पारित हुआ था, उसके जरिए ग्राम पंचायतों में, न्याय पंचायतों में, नगर पंचायतों में, जिला परिषदों के चुनाव शुरू हुए। सबसे ज़्यादा जाति का असर वहीं दिखता है। एक और बड़ी बात है कि संसदीय चुनावों में जाति बड़े फ्रेम में आती है और बड़ी भूमिका निभाती है, बड़े वर्ग के रूप में निभाती है। उससे कम छोटे फ्रेम में हर जातियां वर्गीकृत होकर के विधानसभा चुनाव में दिखाती हैं। और सबसे ज़्यादा असर तो जातिवादी राजनीति का, जाति खेमेबाजी का ग्राम प्रधान के चुनाव में, ग्राम पंचायत के चुनाव में दिखता है। तो इस तरह से समाज को भी सोचना होगा और अपने राजनीतिक दलों को भी सोचना होगा, राजनीतिक कर्णदाताओं को भी सोचना होगा कि आखिर हम इस राजनीति के जरिए क्या उस सपने को साकार कर रहे हैं जिसका सपना हमारे संविधान सभा के सदस्यों ने देखा था, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने देखा था। मुझे तो कम से कम निजी रूप से लगता है कि ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। समाज में खाई और बढ़ रही है, ऊंच नीच की भावना खाने पीने और शादी विवाह के लिए कम हो रही है, लेकिन राजनीति की जब बात आती है तो ऊंच नीच और भागीदारी की भावना ज़्यादा बढ़ जाती है। शायद इसी वजह से योगी आदित्यनाथ बंटोगे तो कटोगे जैसी थोड़ी कड़ी बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ की बात को इसी संदर्भ में देखा और समझा जाना चाहिए। मित्रों, हमारी ये चर्चा आपको कैसी लगी? अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराइएगा। हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, देखिए और अपना प्रोत्साहन दीजिए। फिर मिलेंगे किसी और नई
चर्चा किसी और नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।